Hello friends, I am Neha Jain. On behalf of University of Technology, today we are going to discuss programming fundamentals for upcoming basic computer vacancy. तो आप सभी इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कंप्यूटर वैकेंसी के लिए, तो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट, पर मैं आपको बेसिक डायरेक्शंस दूंगी कि आप किस तरीके से सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं. सो चलिए शुरू करते हैं. ओके, तो बिफोर लर्निंग एनी कंप्यूटर लैंग्वेज, लेट्स लर्न फर्स्ट अबाउट लैंग्वेज कि लैंग्वेज होती क्या है. देखिए, अभी आप को मैं पढ़ा रही हूँ, आपको मैं डायरेक्शन दे रही हूँ, तो वो सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. लेकिन उसके पहले मैं आपको समझा रही हूँ लैंग्वेज, तो मैं आपसे हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज बात कर रही हूँ. तो मुझे आपको समझाने के लिए आपको भी वो लैंग्वेज आना जरूरी है और मुझे भी वो लैंग्वेज आना जरूरी है. तो है क्या लैंग्वेज? लैंग्वेज है एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि आइडिया शेयर करने के लिए, एक दूसरे के साथ ओपिनियन शेयर करने के लिए हम काम में लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी लाइक want to talk to someone over the phone, over a video call, तो we should communicate in such a language जो उनको भी समझ आए, जो रिसीवर है, और जो सेंडर है उनको भी समझ में आए. तो दोनों पार्टीज को समझ में आनी चाहिए. चलिए, अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, इट इज अ वोकैबुलरी. ये एक ग्रामेटिकल रूल्स हैं जो एक लैंग्वेज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. बेसिकली आप इसे हाई लेवल लैंग्वेज भी कह सकते हैं, जैसे कि होती है बेसिक, सी प्लस प्लस, कोबोल, जावा, फोर्ट्रान, पास्कल, एटसेट्रा. तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं. स्पेशल सिंटेक्स होता है जिसकी मदद से वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कर सके, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिख सके. ठीक है. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ वोकैबुलरी एंड सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स फॉर इंस्ट्रक्टिंग लैंग्वेज. ऑलराइट. नाउ ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज अ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स. हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं, स्पेशल सिंटेक्स होता है. ठीक है, जिससे कि हम उस प्रोग्राम में, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बना सके, इंस्ट्रक्शंस दे सके. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, कि किस किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. तो 3 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज: लो लेवल, हाई लेवल एंड मिडिल लेवल. अब हम बात करते हैं कि भाई लो लेवल क्या होती है. तो लो लेवल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो मशीन डिपेंडेंट होती है, जीरोस और वंस से बनती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है. और जो भी इस लो लैंग्वेज में प्रोग्राम्स बने होते हैं, उनको प्रोसेसर डायरेक्टली बिना किसी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की मदद से एग्जीक्यूट कर सकता है. अब हम बात करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. तो जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसे HLL भी कहा जाता है, वो डिजाइन की गई है बहुत ही यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स बनाने के लिए. सो दिस इज बेसिकली डिजाइन फॉर डेवलपिंग यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर्स एंड वेबसाइट. नाउ दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स अ कंपाइलर. या तो कंपाइलर की जरूरत है या इंटरप्रेटर की जरूरत है, so that we can translate the program into machine language. चलिए हम बात करते हैं कि क्या एडवांटेजेस होते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के. देखिए, इजी टू रीड होती है, इजी टू राइट होती है एंड इजी टू मेंटेन होती है. चलिए अब हम बात करते हैं मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की. अब व्हाट इज मिडिल लेवल? सी, इसका नाम ही बता रहा है कि मिडिल लेवल. सो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइज बिटवीन द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and high level programming language, and it is also known as the intermediate programming language या फिर pseudo language भी आप इसे कह सकते हैं. तो अब एक मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि ये सपोर्ट करती है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे ही फीचर्स को, और यूजर फ्रेंडली तो होती ही है, and it is also closely related to the machine language. Now let's move on to
द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको अब थोड़ा बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन दूंगी। तो सी देखिए एक जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। डेनिस रिची जी ने इसे बनाया था फॉर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कब बनाया था? इसे बनाया गया था 1972 में AT&T बेल लेबोरेटरी में। So the Unix operating system and virtually all Unix applications are written in the C language. Now C has become widely used professional language. अब क्या रीजन रहे हैं कि इतनी वाइडली यूज प्रोफेशनल लैंग्वेज ये बन चुकी है? देखिए, कभी भी कोई लैंग्वेज अगर फेमस होती है तो ये तो कॉमन है कि इट इज इजी टू लर्न। सो फर्स्ट थिंग है इट इज वेरी इजी टू लर्न। सेकेंड है स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। तीसरी है बहुत ही एफिशिएंट प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करती है। चौथा है लो लेवल एक्टिविटीज को हैंडल कर सकती है। लो लेवल का मतलब होता है मशीन लेवल पे, ठीक है। एंड इट कैन बी कंपाइल्ड ऑन अ वेराइटी ऑफ कंप्यूटर्स। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई क्या डिसएडवांटेज होते हैं। देखिए, अगर किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। C does not support the concept of constructors, destructors, encapsulation, namespaces, जो कि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का पार्ट है। ओके और सबसे बड़ी बात यह है कि C में एरर्स ढूंढना, उसे डिबग करना बहुत मुश्किल है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ C के। तो पहला फैक्ट तो ये है कि C was invented to write an operating system called Unix। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यूनिक्स के लिए C बनी थी। यूनिक्स और यूनिक्स की सभी लगभग चीजें C में ही कोड की गई हैं। C is a successor of B लैंग्वेज। ऐसा नहीं है कि C पहली थी, C के पहले B लैंग्वेज थी। तो B लैंग्वेज की जो सक्सेसर है वो है C लैंग्वेज, और इसको अराउंड 1972 में B लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये लैंग्वेज जो C लैंग्वेज है इसको फॉर्मलाइज किया था अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI ने 1988 में, इसीलिए इसे ANSI C भी कहा जाता है। Now let's move on to the introduction of C++। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं कि C++, जैसा कि मैं आपको प्रोनाउंस करके बता रही हूँ, इसको प्रोनाउंस भी ऐसे ही करते हैं, C++। अब जो C++ है ये एक एक्सपेंडेड वर्जन है C का। C++ को बनाया था, इन्वेंट किया था बिजार्ने स्ट्राउट-स्ट्रेप ने 1980 के अराउंड 1979 1980 बेल लेबोरेटरीज में न्यू जर्सी में से इन्वेंट किया गया था। तो इनिशियली तो बिजार्ने जी ने, जो इसके इन्वेंटर थे, उसने इसे नाम दिया था C विथ क्लासेस। अब क्यों दिया था भाई? क्योंकि C एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हालांकि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्कुल नहीं है, ये हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई C पूरी OOP के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है, नहीं। तो इसीलिए C विथ क्लासेस इसका पुराना नाम था, जिसे कि 1983 में रीनेम करके C++ कर दिया गया। ओके अब C++ एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि मिडिल लेवल लैंग्वेज क्या होती है। और C स्ट्रिक्टली टाइप्ड होती है, केस सेंसिटिव है, जनरल पर्पस है, कंपाइल्ड है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि C प्रोग्राम जो है वो C++ की जो प्रोग्राम है वो C के साथ कंपैटिबल है। ओके तो C++ जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसके कुछ फीचर्स हैं। जैसे एक इसका फ्रेंड फीचर है, एक इसका वर्चुअल फीचर है। वो जो दो फीचर्स हैं वो वॉयलेट करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट OOP के फीचर। इसीलिए इसे प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं कहते, क्योंकि OOP के फीचर्स में होता है, जो कि मैं आपको फर्दर सेशन के अंदर बताऊंगी कि क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या UPS के। बेसिकली हम इसे UPS नहीं बोलते हैं, OOP बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसके फीचर्स में एक जो मेन फीचर होता है वो सिक्योरिटी का। तो C++ के कुछ कीवर्ड्स, कुछ कंसेप्ट जैसे कि फ्रेंड, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और वर्चुअल, ये सब इन जो फंडामेंटल सिक्योरिटी फीचर है इसको वॉयलेट करते हैं। इसीलिए हम C को प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कहते।
अब क्यों सी प्लस प्लस जो है सी से स्ट्रॉन्गर है, थोड़ा कंपैरिजन तो बनता है. सो बिकॉज देयर इज a stronger type checking in C++, all the OOP feature in C++ जैसे कि abstraction, encapsulation, inheritance, इसको बहुत ही वर्दी बनाते हैं. और C++ सपोर्ट करती है यूजर डिफाइंड ऑपरेटर्स, जो कि कंसेप्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का और फंक्शन ओवरलोडिंग का. ठीक है. और फिर चौथी बात ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी है C++ में. और पांचवी बात ये है कि कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल फंक्शन तो है ही, एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म में होते ही हैं. C++ में इनलाइन फंक्शंस भी हैं इंस्टेड ऑफ मैक्रोज. आप जब पढ़ोगी तो पढ़ोगी कि C के अंदर मैक्रोज होते हैं और C++ में इनलाइन फंक्शंस होते हैं. इनलाइन फंक्शंस में कंप्लीट फंक्शन बॉडी एक्ट लाइक मैक्रोज सेफली. अब बात करते हैं वेरिएबल्स की. तो C++ में आप कहीं भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, बट एक कंडीशन है कि दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर द यूज. अब भाई यूज करने से पहले तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा ना. पर C++ में आप कहीं भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं, C में ऐसा नहीं कर सकते. तो अब कुछ हर लैंग्वेज के, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि एडवांटेजेस होते हैं, प्रोज होंगे तो कॉन्स भी होंगे. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसकी कमियां क्या हैं, इसकी खामियां क्या हैं. C++ गार्बेज कलेक्शन को नहीं सपोर्ट करता है. गार्बेज कलेक्शन का मतलब होता है कि हम ऑटोमेटिकली मेमोरी फ्री कर देते हैं जो भी अनयूज मेमोरी होती है. तो C++ ये फीचर सपोर्ट नहीं कर सकता है. और C++ इतनी भी सिक्योर्ड लैंग्वेज नहीं है OOP की जितनी की जावा है, या कह लीजिए कि पाइथन है. एंड अगर हम बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम C++ लैंग्वेज में बना रहे हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डीबग लाइक C इन C++ एज वेल. आई होप आपको C++ का ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा. तो अब हम बढ़ते हैं जावा की इंट्रोडक्शन की तरफ. नाउ जावा क्या है. देखिए, जावा बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. बट एक फीचर है जावा में जो इसको 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाता, हालांकि उसका सोल्यूशन भी जावा में दिया गया है. वो है कि आप इसमें प्रिमिटिव डेटा टाइप, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, ये सब यूज कर सकते हैं. जबकि लेकिन इसमें क्लासेस भी हैं, इंटीजर, डबल, फ्लोट क्लासेस भी हैं, जिससे कि आपको अगर कभी डेटा टाइप्स यूज करने हैं तो आप उसका ऑब्जेक्ट बना के यूज कर सकते हैं. क्योंकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के अंदर एवरीथिंग नीड्स टू बी एन ऑब्जेक्ट, तभी वो उसके सारे कंसेप्ट, सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो कर पाएगा. तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड अ प्लेटफॉर्म. माइंडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक प्लेटफॉर्म भी है. जावा एक हाई लेवल, रोबस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. अब जावा को डेवलप किया था सन माइक्रोसिस्टम ने, जो कि आज ओरेकल की सब्सिडियरी है. 1995 में जावा को डेवलप किया गया था जेम्स गोसलिंग जी के द्वारा. ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जावा. बट जावा नाम जो है ना, इसका हमेशा से जावा नहीं था. सबसे पहला जो इसका नाम था वो था OAK, ओक. पर क्योंकि ओक जो है इट वाज ऑलरेडी अ रजिस्टर्ड कंपनी, सो जेम्स गोसलिंग और उसकी टीम ने इसका नाम ओक से बदल के जावा कर दिया. तो अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है ही, एक प्लेटफॉर्म भी है. तो प्लेटफॉर्म होता क्या है? एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स इज नोन एज अ प्लेटफॉर्म. और जावा के पास तो खुद का ही रन टाइम एनवायरनमेंट है एंड API है, तो इसीलिए इसको प्लेटफॉर्म कहा जाता है. अब चलिए मैं आपको थोड़े बहुत फीचर्स, इसके की एडवांटेजेस जावा के लिस्ट कर देती हूँ. देखिए, जावा जैसा कि आप PPT में देख सकते हैं, इट इज इजी टू राइट, कंपाइल, लर्न एंड डीबग एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. तो सबसे पहली बात है कि सिंपल है. जावा इज डिजाइन्ड टू बी इजी टू लर्न. ओके, Java is designed to be easy to learn, and if you understand the basic concept of OOP, Java, it would be easy to
मास्टर। और सेकंड फीचर आता है सिक्योर। नाउ विद जावा's सिक्योरिटी फीचर, it enables to develop virus-free, tamper-free systems. Authentication techniques are based on public key encryption. तीसरा जो इसका फीचर है वो है आर्किटेक्चरल न्यूट्रल। अब आर्किटेक्चरल न्यूट्रल क्या होता है कि जावा का जो कंपाइलर है वो आर्किटेक्चरल न्यूट्रल ऑब्जेक्ट फाइल फॉर्मेट जनरेट करता है, which makes the compiled code executable on many processor with the presence of Java runtime system. Java runtime system का होना बहुत जरूरी है। तो अब हम बात करते हैं इसके पोर्टेबिलिटी फीचर की। अब क्योंकि ये आर्किटेक्चर न्यूट्रल है, कोई इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसी नहीं है, तो जावा को यही चीज तो पोर्टेबल बनाती है। और कंपाइलर इन जावा इज रिटन इन ANSI-C। अब रोबस्टनेस की बात करते हैं। जावा मेक्स एन एफर्ट टू एलिमिनेट एरर प्रोन सिचुएशन by emphasizing mainly on compile time error. Okay? तो अब हम बात करते हैं कि भाई जावा के कुछ जो भी एडवांटेजेस थे वो हमने काफी कुछ फीचर्स में डिस्कस कर लिए कि इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम्स, और इसमें एक ही प्रोग्राम हम काफी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकते हैं। हाईली सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्योंकि कोई भी पॉइंटर्स का कंसेप्ट इसमें नहीं है जैसा कि सी और C++ में होता है। अब क्या डिसएडवांटेजेस है कि ये डिसएडवांटेजेस है कि जावा ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है और स्लो है C और C++ से, और इसमें कोई भी बैकअप फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। फिर भी मैं ये कहूंगी कि जावा फिर भी, अगर कोई 2-4 जावा के डिसएडवांटेजेस है, फिर भी जावा में इतने एडवांटेजेस हैं कि ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलर लैंग्वेज है ओवर C and C++। दिस इज अ पॉपुलर लैंग्वेज। ओके, now let's move on to the introduction of Python. Now what is Python? So Python first of all हम बात करते हैं, ये कोई Python जो है ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। इसको GUIDO जैसा कि आप PPT में देख सकते हैं कि इसको 1990s में डेवलप किया गया था, ठीक है, और ये मोस्ट वाइडली और यूजर फ्रेंडली प्रोग्रामिंग और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको ग्यूडो वेन रॉसम GUIDOVANROSSUM ग्यूडो वेन रॉसम ने डिजाइन किया था अराउंड 1989-1990s. So Python is very simple programming language. So even if you are not, if you are very not familiar with the programming, if you are new to programming, you can easily learn Python. Now, what are the features of Python? Now, first feature is it is very easy to read. It is readable. So Python is a very readable language. Now, second thing, which we talk in every language, easy to learn. So learning Python is as easy, इतना ही आसान है जितना कि आप एक कोई हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करते हो, which means it is easy to understand the language and thus easy to learn. Now we talk about the cross platform. तो Python अवेलेबल है और आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हो, जैसे कि मैक है, विंडोज है, लाइनेक्स है, यूनिक्स है. सो दिस मेक्स इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड पोर्टेबल लैंग्वेज. और मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि पाइथन एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. And Python is free to download and use. This means you can download it for free and use it in your applications. All right. And also Python supports exceptional handling. So exception handling एक बहुत ही अच्छा concept है. जैसे कि मैं आपको बता दूं exception होता क्या है. Exception क्या होता है ना, एक event होता है. अगर अपन कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं और ऑल ऑफ अ सडन प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के टाइम पे कोई नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम डिसरप्ट हो जाता है, तो कोई जो एक इवेंट अकर करता है वो होता है एक्सेप्शन. और उस एक्सेप्शन को हैंडल करना कि भाई ये एक्सेप्शन आए ना तो ये प्रोग्राम जो है एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो, उसको हैंडल करने को हम बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग. और पाइथन का जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें एरर हैंडलिंग, इसमें डीबगिंग बहुत आसान हो जाती है. And as we have already talked about that Python is platform independent, means you can write code once and run it anywhere. एक बार लिखिए और run it anywhere. Now let's talk about the disadvantages of Python.
पाइथन में आप मोबाइल एप्लीकेशंस और गेम्स नहीं बना सकते. इट इज नॉट सुटेबल फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन एंड गेम्स. और क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्योंकि इंटरप्रेटर हम इसमें काम में लेते हैं, कंपाइलर नहीं, तो इसीलिए ये सी और सी प्लस प्लस भाषाओं से, उन लैंग्वेजेस से स्लो है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, कंपाइलर की तरह नहीं, इसीलिए ये स्लो इंटरप्रेटर, स्लो लैंग्वेज है. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है. देखिए आजकल तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है. आपने देखा होगा अमेजोन में एड्स आते हैं एलेक्सा के, सिरी के. आपके घर में भी अमेजोन एलेक्सा होगी, बहुतों ने देखा होगा कि जब वो गूगल पे जाते हैं उनको कुछ रिकमेंडेशंस मिलते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, नेटफ्लिक्स पे जाते हैं कि भाई आप ये सीरीज देख सकते हैं, ये पॉपुलर सीरीज है. तो ये जो रिकमेंडेशंस आती है ना, ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल है. जैसे कि आप जब जीमेल होता है, याहू मेल है, कोई भी मेल है, आपसे बोला जाता है कि दिस ईमेल इज स्पैम, ये भी एक टाइप का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. जितनी भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही हैं या कार्स में इतनी स्मार्टनेस आ चुकी है आजकल, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है. तो क्या होती क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस. ये कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है जो कि एम करती है, विच एम्स इन क्रिएटिंग इंटेलिजेंट मशीन्स. आप तो जानते हैं आजकल एवरीबडी हैज द स्मार्टफोन्स, कि हम चाहते हैं कि मशीन स्मार्ट होती जा रही है. ये क्या है एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? सो इट हैज बिकम, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री. So the intelligence demonstrated by machine is known as artificial intelligence. जो machines जो intelligent होती है, जो robots हम देखते हैं, वो सब artificially intelligent है. Artificial intelligence has grown to be very popular in today's world. क्योंकि है क्या ये? सिमुलेशन ही तो है नेचुरल इंटेलिजेंस का. प्रोग्राम ही तो किया गया है मशीन को कि कैसे लर्न करो और कैसे ह्यूमंस को आप मिमिक करो. So these machines are able to learn with experience and perform human-like task. Okay. Now अब 4 तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है? अब देखिए, रिएक्टिव मशीन्स, जैसा कि आप पीपीटी में देख सकते हैं, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड, सेल्फ अवेयरनेस. पर क्योंकि मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम आप बहुत ही बेसिक लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं. नाउ एग्जाम्पल, जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता चुकी हूँ कि क्या होते क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एग्जाम्पल. जैसे कि आप बात कर लीजिए, सिरी है, एलेक्सा है, और भी स्मार्ट असिस्टेंट्स है, गूगल होम है, सेल्फ ड्राइविंग कार्स की हमने बात की थी, रोबो एडवाइजर्स हैं, कॉन्वर्जेशनल बोट्स हैं, स्पैम फिल्टर्स हैं, नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन हो गई. ये सभी बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. तो अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में. जैसा कि हमने जावा के इंट्रोडक्शन में और सी प्लस प्लस के इंट्रोडक्शन में थोड़ी बहुत ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात की है, तो भाई होती क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? जैसा कि इसका नाम बताता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सारी कहानी एक ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही घूमती है. So as the name suggests, object oriented programming or OOPS refers to the language the user uses, the user uses objects in this programming. Object oriented programming aims to implement the entities, the real world entities like inheritance, polymorphism, hiding, etc. in programming. तो जो मेन एम होता है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, वो होता है कि डेटा को और फंक्शन को एक साथ बाइंड करे. और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जैसे जावा और सी प्लस में होता भी यही है कि डेटा को, मतलब वेरिएबल्स कह लीजिए अगर आप थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग समझते हैं, और उनपे काम ऑपरेट करने वाले फंक्शन को ये एनकैप्सुलेट करता है, एक क्लास में बाइंड करके रखता है. सिक्योरिटी फीचर भी होता है, वो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी इसी लेक्चर में. तो एज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट ओओपी इन जावा एंड सी प्लस प्लस, तो हम देखते हैं कि होता क्या है. सबसे पहले हम सी की बात करते हैं. सी एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है. तो द फोकस ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग का पूरा टास्क है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करें, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स में, डेटा स्ट्रक्चर में और सब रूटीन में. जबकि एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का टास्क होता है कि एक प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स में ब्रेक कर सके, जो कि एक्सपोज करे उसके डेटा का बिहेवियर, उसके
जो भी उसके मेथड्स है वो उस पे ऑपरेट कर सके. द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन इज दैट व्हाइल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग यूजेस प्रोसीजर्स to operate on data structures, object oriented programming bundles the two together. तो जो एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को आप एक क्लास का उदाहरण, एक क्लास का इंस्टेंस भी कह सकते हैं, वो खुद ही खुद के डेटा स्ट्रक्चर पे ऑपरेट करता है. ठीक है. अब क्या अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, तो ये फास्टर और बहुत ही आसान होती है एग्जीक्यूशन में, मेंटेन और मॉडिफाई करने में, क्योंकि हर कुछ बहुत ही ऑर्गेनाइज होता है बॉटम अप अप्रोच में. ठीक है. जो भी उदाहरण हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के, वो हैं C++, जावा, पाइथन, C# एटसेट्रा. चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि जो मेजर मोटिवेटिंग फैक्टर क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, कि जितने भी प्रोसीजरल अप्रोच के अंदर जो भी फ्लॉज रह गए थे, जो भी, जैसे कि उसमें सिक्योरिटी फीचर बहुत कम होता है, तो वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर खत्म कर दिए गए हैं. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूमती है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है कि आप एक प्रॉब्लम को ना डिफरेंट, बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में डिकम्पोज कर दो, बेसिकली ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में डिकम्पोज कर दो. तो जो ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द है ना, सिर्फ डेटा और फंक्शन ही घूमेगा. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्या फीचर्स होते हैं कि डेटा हिडन होता है, सिक्योर होता है, एक्सटर्नल फंक्शन जब तक की परमिशन ना हो उसको यूज नहीं कर सकते. और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको यूज करना है तो आपको उस एनकैप्सुलेशन का, उस फैमिली का एक्सेस लेना पड़ेगा, उसका एक मेंबर बनना पड़ेगा. बिना ऑब्जेक्ट की मदद के एक्सेस नहीं कर सकते. इसीलिए मैंने आपको कहा था C++ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि उसमें फ्रेंड फंक्शन दिया गया है कि आप मेरे फ्रेंड बनो और आप मेरा डेटा एक्सेस करो. तो ये तो वही बात हुई कि भाई अगर मैं कल को मैं कहीं बाहर जा रही हूँ तो कोई चोर है, वो मेरे बच्चे का दोस्त बन जाता है और वो कहता है कि भाई तेरी मम्मी अलमारी की चाबी कहाँ रख के गई है, मुझे बता दे, क्योंकि मैं तो तेरा दोस्त हूँ, तो मुझे बता सकता है. अब मेरा बच्चा उसको बता देता है कि भाई हाँ, ये तो चाबियां यहाँ रखी है इस वाली शेल्फ पे, तो आप लो और आपको जो करना है करो. अब वो फ्रेंड बन के ही हैज बिकम अ थीफ, उसने चोरी कर ली, चोर बन के चोरी की, गया, तो क्या हुआ, फ्रेंड बना, सिक्योरिटी में सेंध मारी और ले गया. ऐसा थोड़ी ना होता है. अगर सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी हर चीज के लिए है. अगर हमने पासवर्ड लगाया है, अगर हमने फिंगरप्रिंट लगाया है, तो हमारे ही फिंगरप्रिंट से खुलना चाहिए. तो C++ के अंदर ये फीचर है फ्रेंड, कि आप मेरे फ्रेंड बनो, मेरा डेटा एक्सेस करो. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जावा के अंदर फ्रेंड फंक्शन को, ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को और वर्चुअल नाम की चीज को हटा दिया गया. जावा में क्या किया गया, वर्चुअल की जगह ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग का, मेथड ओवरराइडिंग का फीचर ऐड किया गया है, ताकि वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर सके. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करते हैं कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. कब हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये लैंग्वेज एक अच्छी, एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है. तो सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है एनकैप्सुलेशन का. जैसा कि पीपीटी में आप देख सकते हैं कि क्लासेस लिखी है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन लिखा है. तो एनकैप्सुलेशन क्लासेस ही करती हैं. इसमें जो एनकैप्सुलेशन का फीचर अचीव किया जाता है वो क्लासेस की मदद से ही किया जाता है. अब एनकैप्सुलेशन होता क्या है? Encapsulation refers to the creation of self-contained modules that bind processing function to its data members. तो अगर कुछ लोग यहाँ जावा समझते हैं तो उनको पता होगा कि जब क्लास हम बनाते हैं तो उसी में वेरिएबल्स रखते हैं, जिनको जावा में डेटा मेंबर्स कहते हैं, और मेथड्स रखते हैं जो कि उन डेटा मेंबर्स पे ऑपरेट करते हैं. और अगर हम C++ की बात करते हैं तो वेरिएबल्स रखते हैं और फंक्शंस रखते हैं जो कि उन वेरिएबल्स पे ऑपरेट करते हैं. तो एनकैप्सुलेशन से सिक्योरिटी फीचर्स अचीव किया जाता है. द डेटा विद इन ईच क्लास इज केप्ट प्राइवेट. ईच क्लास डिफाइंस रूल्स फॉर व्हाट इज पब्लिकली विजिबल एंड व्हाट मॉडिफिकेशन आर अलाउड. तो हम बात करते हैं अब इनहेरिटेंस की. तो इनहेरिटेंस क्या होती है? तो क्लासेस में बी क्रिएटेड इन हायरार्कीज एंड इनहेरिटेंस लेट्स द स्ट्रक्चर एंड मेथड्स इन वन क्लास पास डाउन द क्लास हायरार्की. अब देखिए, हम भी तो अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ फीचर्स इनहेरिट करते हैं. प्रॉपर्टी नहीं, हम अपने बिहेवियर, अपने फेशियल फीचर्स, अपने बॉडी फीचर्स, कुछ बीमारियां इनहेरिट हो जाती हैं.
तो कुछ बिहेवियर्स तो हम इनहेरिट करते ही है ना। तो सेम, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है रियल वर्ल्ड एंटिटीज को मैप करती है, तो जैसे रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस काम करती है, वैसे ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी इनहेरिटेंस काम कर सकती है। क्योंकि बाय इनहेरिटिंग कोड कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स इमर्ज थ्रू द रीयूज ऑफ कोड इन अ पेरेंट क्लास। तो इनहेरिटेंस एक रीयूजेबिलिटी का भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है। सो इफ अ स्टेप इज एडेड एट द बॉटम ऑफ अ हायरार्की, only the processing and data associated with that unique step must be added. Everything else above that step may be inherited. So reuse is considered as a major advantage of object oriented programming. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म की। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है कि भाई एक नाम और बहुत अलग अलग तरीके के काम। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग let programmers create procedures for objects whose exact type is not known until runtime. चलिए बात करते हैं एक स्क्रीन कर्सर की। So a screen cursor may change its shape from an arrow to a line depending on the program mode. So the routine to move the cursor on a screen in response to mouse movement can be written for a cursor. And polymorphism lets the right version for the given shape be called. तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि रन टाइम पे या कंपाइल टाइम पे डिसाइड होगा कि भाई कौन सा वाला वर्जन इस फंक्शन का जिसका नाम एकदम सेम है कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं। डेटा एब्स्ट्रैक्शन आखिर होता क्या है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम जो है ना यूजर से कॉम्प्लेक्स डिटेल्स हाइड रखते हैं। भाई जैसे कि मान लीजिए हम एक कार चला रहे हैं, तो हम जब कार चलाते हैं हम कार चलाना सीखते हैं कि ठीक है स्टीयरिंग को कैसे ऑपरेट करना है, क्लच, अगर वो एक ऑटोमेटिक कार नहीं है तो क्लच को कैसे ऑपरेट करना है, गियर को कैसे ऑपरेट करना है, हमें ब्रेक कैसे ऑपरेट करने हैं, और अगर वो ऑटोमेटिक कार है तो फिर क्लच का तो कोई काम ही नहीं है। तो आप सिर्फ इन डिटेल्स का ध्यान रखते हो कि कार चलाने में, आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि अंदर जाके इंजन कैसे काम कर रहा है, वो उसकी डिटेलिंग क्या है, तो आपको कॉम्प्लेक्स डिटेल्स में नहीं जाना। तो एब्स्ट्रैक्शन एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिस्टिंग्विश करता है एक ऑब्जेक्ट को अदर ऑब्जेक्ट से। तो ये क्रिस्पली कंसेप्चुअल बाउंड्रीज बताता है। तो एब्स्ट्रैक्शन डिनोट्स अ मॉडल, या व्यू कह लीजिए या मॉडल कह लीजिए, और सम अदर फोकस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल आइटम। ओके, सो एनकैप्सुलेशन तो हाइड करता है सारी ही इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे मशीन लर्निंग की। तो देखिए भाई, हमने पहले ही ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज मशीन लर्निंग? तो मशीन लर्निंग इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड ही मशीन से है। तो मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही ब्रांच है। और जो कंप्यूटर साइंस है ना, वो फोकस करती है कि डेटा का यूज कैसे करोगे, एल्गोरिथम का यूज कैसे करोगे ताकि आप इमिटेट कर सको, ताकि मशीन इमिटेट कर सके कैसे ह्यूमन लर्न करते हैं, और धीरे धीरे मशीन अपनी एक्यूरेसी भी इंक्रीज कर सके। अब मशीन लर्निंग क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हमने यही बात की थी कि स्पैम डिटेक्शन होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। तो वही बात हम इसमें करेंगे कि भाई जो स्पैम डिटेक्शन होता है, फेसबुक या इंस्टाग्राम की फोटो टैगिंग एप्लीकेशन ले लीजिए, जहां पे वो बता देता है कि भाई ये वाली जो फोटो है ये इन भाई साहब की हो सकती है। तो वो उसको कैसे पता चला? उसने फेस रिकॉग्नाइज किया, उसने फीचर्स रीड किए, उसको अपने डेटाबेस में फीड कर लिया। अभी कहीं पे भी इंटरनेट की तुम्हारी फोटो होगी तो वो निकाल सकता है। वेब सर्च इंजन, वन ऑफ द रीजंस व्हाई सर्च इंजन्स लाइक गूगल, बिंज एटसेट्रा वर्क सो वेल इज बिकॉज द सिस्टम हैज लर्नड हाउ टू रैंक पेजेस थ्रू अ कॉम्प्लेक्स लर्निंग एल्गोरिथम। तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही एक ब्रांच है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करते हैं ब्लॉकचेन की। तो सबसे जो अभी लेटेस्ट एग्जांपल है ब्लॉकचेन का वो है बिटकॉइन, और मैं ये समझती हूँ कि आप सभी लोगों ने यू माइट हैव हर्ड अबाउट बिटकॉइन। तो चलिए बात करते हैं कि ब्लॉकचेन होता क्या है। तो ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो कि विच इज शेयर्ड अमंग द नोड्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर्स का नेटवर्क है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है, सारी ही नोड्स उसको शेयर करती हैं। So as a database, a blockchain stores information electronically in digital format. Blockchains are best known for their crucial role in cryptocurrency system. जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि बिटकॉइन इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और बिटकॉइन है क्या? एक क्रिप्टो करेंसी तो है,
तो ब्लॉकचेन को बहुत ही सिक्योर तरीके से और डिसेंट्रलाइज तरीके से रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की वजह से ब्लॉकचेन्स को फेमस किया गया है. सो ब्लॉकचेन्स आर बेस्ट नोन फॉर देयर रोल इन क्रिप्टोकरेंसी एज दे मेंटेन अ सिक्योर एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. नाउ इनोवेशंस क्या हुए ब्लॉकचेन में कि ये फिडिलिटी और सिक्योरिटी ऑफ अ रिकॉर्ड को गारंटी करता है, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है कि भाई आपकी जो इंफॉर्मेशन हमारे साथ बहुत ही सेफ है. तो अब सबसे बड़ा की डिफरेंस क्या है? वन की डिफरेंस बिटवीन अ टिपिकल डेटाबेस एंड अ ब्लॉकचेन इज कि डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड है. ठीक है, कैसे डेटा को स्ट्रक्चर किया गया है. तो जो ब्लॉकचेन होता है वो चंक्स में ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन को गैदर करता है. तो ब्लॉकचेन कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन टुगेदर इन ग्रुप्स नोन एज ब्लॉक्स दैट होल्ड्स सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब ब्लॉक्स की क्या एक सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी होती है. तो जैसे ही वो एक ब्लॉक फिल हो जाता है ना, तो उसको क्लोज कर देते हैं और उसके लिंक को प्रीवियसली फिल्ड ब्लॉक के साथ जोड़ देते हैं. तो ऐसे एक चेन फॉर्म हो जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन. तो ब्लॉक्स हैव सर्टेन स्टोरेज कैपेसिटी एंड व्हेन फिल्ड आर क्लोज्ड एंड लिंक्ड टू द previously filled block forming a chain of data known as the blockchain. और फिर जो कोई भी नई इंफॉर्मेशन आती है फिर उसको फ्रेश ब्लॉक में ऐड कर देते हैं और कंपाइल कर देते हैं और न्यू फॉर्म ब्लॉक को हम पहले के वाले जो भी फिल्ड ब्लॉक चेन है उसमें ऐड कर देते हैं. अब क्या होता क्या है ना, जो एक टिपिकल डेटाबेस होता है वो यूजुअली स्ट्रक्चर करता है डेटा को टेबल्स में, जबकि ब्लॉकचेन जैसा कि खुद नाम ही बता रही है ये क्या करती है, चंक्स में ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है. दिस डेटा स्ट्रक्चर इनहेरेंटली मेक्स एन irreversible timeline of data when implemented in a decentralized nature. तो जैसे ही एक ब्लॉक फिल हो जाता है तो इसको स्टोर कर देते हैं और वो उस टाइमलाइन का पार्ट बनता जाता है. So each block in the chain is given an exact time stamp कि कब ये ऐड हुआ था. हर ब्लॉक का एक टाइम स्टैम्प जरूर हुआ था कि भाई ये ब्लॉक इस समय पर ऐड हुआ था चेन के अंदर. तो अब आप देखिए कि जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ब्लॉकचेन एक शेयर डेटाबेस है. बिटकॉइन इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है. और जो भी डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन्स होती है वो इम्यूटेबल होती है, आप उसको बदल नहीं सकते, रिवर्सिबल नहीं होती है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे .NET फ्रेमवर्क की. तो जो लोग शायद प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं ये लेक्चर देख रहे होंगे उनको पता है कि .NET फ्रेमवर्क क्या होता है, पर जिनको कोई आइडिया नहीं है उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि .NET है क्या है .NET एक फ्रेमवर्क है. क्या होता है? सो द .NET फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने 1990s में बनाया था. अब हुआ क्या कि 13 फरवरी 2002 को माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहला .NET का फ्रेमवर्क लॉन्च किया जिसका नाम था .NET फ्रेमवर्क 1.0. अब क्या है कि .NET जो फ्रेमवर्क है ये बहुत ही आपको वेब एप्लीकेशंस बोलो या विंडोज बोलो या फोन बोलो, ब्रॉड रेंज ऑफ फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि आप ये सारी एप्लीकेशन इससे बना सकते हो. इतनी सारी आपको इसके अंदर क्लास लाइब्रेरीज मिलेगी .NET फ्रेमवर्क के अंदर जिनको हम FCLB कहते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स रिटर्न है .NET एनवायरनमेंट के अंदर जिसे हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल .NET फ्रेमवर्क्स के पार्ट हैं. सो अब .NET फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो ये बहुत सारी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गई या टाइप सेफ्टी हो गई. अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फ्रेमवर्क इज टू डेवलप एन एप्लीकेशन दैट कैन रन ऑन द विंडोज प्लेटफॉर्म. और जो करंट वर्जन है फ्रेमवर्क का वो अराउंड 4.8 है. अब क्या है ये .NET फ्रेमवर्क एक वर्चुअल मशीन है जो कि आपको एक कॉमन प्लेटफॉर्म दे रही है अपनी एक एप्लीकेशन को बनाने का और उसको रन करने का, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज यूज करो, VB.NET करो, विजुअल बेसिक करो, C# करो, कोई भी करो. And it is also used to create a form-based, console-based, mobile and web-based application or services that are available in Microsoft environment. अब furthermore कि जो .NET framework है वो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सिमिलर टू जावा है लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, बट इट इज नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एज द जावा इज. सो इट्स एप्लीकेशन रन्स ओनली टू द विंडोज प्लेटफॉर्म. ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे कि भाई IDE क्या है. तो चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड IDE एंड इट्स
सबसे पहले इट्स एडवांटेजेस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आईडीई की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। देखिए खुद ही बता रहा है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कि डेवलपर्स को एक ऐसा बढ़िया से एनवायरनमेंट देता है ताकि वो अपनी एप्लीकेशंस बना सके। So IDE is the integrated development environment that provides the user interface for code development, testing, and debugging features. And it helps to organize the projects, artifacts that are relevant to the source code of the सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तो ये बहुत ही तरीके के टूल्स और फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि डेवलपमेंट करना बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत ही स्टैंडर्डाइज हो जाता है प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस होके। Now IDEs also have the functionalities to compile and interpret the program. So some of the widely used IDEs कौन-कौन से हो गए, आप कह लीजिए Eclipse है जावा का, R Studio है R के लिए, और PyCharm है Python के लिए, ठीक है, Microsoft Visual Studio, Android Studio है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि भाई आईडीई के कॉमन फीचर्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या हमें एक आईडीई प्रोवाइड कराता है। सबसे पहले तो वो हमें प्रोवाइड कराता है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर तो आप सभी जानते हैं कि जिसमें हम अपना कोड राइट कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपना सोर्स कोड। डिबगर, एक इट यूजेस डिबगिंग टूल्स टू आइडेंटिफाई द एरर्स इन द सोर्स कोड। एक आईडीई डिबगर भी प्रोवाइड कराता है कि हमारे सोर्स कोड के अंदर क्या एरर्स हैं उसको डिबगर डिबग करता है। कंपाइलर होता है, इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट होता है, कुछ इंटीग्रेशन और प्लगइन्स होते हैं, कोड कंप्लीशन होता है, और मतलब बहुत ही सारे एडवांटेजेस हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं एक आईडीई के। तो देखिए आईडीई एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन क्रिएट करने में, ड्राइवर्स क्रिएट करने में, यूटिलिटीज क्रिएट करने में हमारी बहुत मदद करता है। इट अलाउज डेवलपर, it allows developer in development of software in any programming language without spending much time on language syntax. तो IDE के advantages क्या हैं? It can be used to create software application, driver and utilities. Has the ability to correct syntaxes. Warning देने में भी expert होता है memory leaks की, और writing भी अच्छी करता है, quality of code भी अच्छा करता है, assist करता है क्योंकि okay? और ये अलाउ करता है कि हम सॉफ्टवेयर को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ही कम समय के अंदर बना सके, मतलब कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इट हैज इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, जहां पे आप बहुत ही लेस एफर्ट्स में बहुत ही फास्टर कोड कर सकते हो, ताकि आप ये आपके रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने में, मिस्टेक्स को प्रिवेंट करता है होने में, और शॉर्टकट्स प्रोवाइड करता है बहुत चीजों की, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस का कंसेप्ट होता है। इंटेलिजेंस होता है ना, जैसे हमने डॉट लगाया और उसमें आ गया कि ठीक है, जैसे हमने बोला आई, और जैसे हम कभी नाम लिखते हैं हमारे मोबाइल में, टाइप करते हैं, स्पेल चेक होता है, हमने टाइप किया WEB, उसने हमको दे दिया वेब पोर्टल। जैसे हमने टाइप किया INTRO, उसने हमें दे दिया इंट्रोडक्शन लिखना चाह रहे हैं क्या आप, तो ये हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। सो व्हेन क्रिएटिंग एप्लीकेशन, आईडीई मैनेजेस रिसोर्सेज, जैसे कि लाइब्रेरी फाइल्स, हेडर फाइल्स, एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे। It also has pre-installed libraries for a specific programming language, which makes the development easier by using syntax highlight features. And IDEs, can able to translate code from high-level language to the object code of the targeted platform at the compile time. And it also helps to keep track of the code, and it generates code and allows searching. So now let's move on to नेक्स्ट थिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो चलिए भाई बात करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट हम बात करेंगे क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और यूनिटी की। देखिए क्लैरिटी तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होनी चाहिए, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगी, वो एम्बिगियस होगी, अनक्लियर होगी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कैसे प्रोग्राम बना पाएंगे। अगर उसके खुद के ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम एल्गोरिदम्स कैसे कर पाएंगे, उसके अंदर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए एल्गोरिदम्स कैसे लिख पाएंगे। तो क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी और यूनिटी होनी चाहिए। और हमने जावा की जब बात की, हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट्स की जब बात की, हमने सी की जब बात की, हमने पाइथन की, हमने C++ की, तो हमने सभी में बात करी इजी टू लर्न, इजी टू रीड, इजी टू लर्न, इजी टू रीड। तो क्लैरिटी, सिंप्लिसिटी तो होनी ही चाहिए। अब सेकंड हम फीचर की बात करते हैं, वो है ऑर्थोगोनैलिटी। अब ऑर्थोगोनैलिटी होती क्या है?
सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऑर्थोगोनलिटी, कि भाई अगर आप कोई भी एक चीज में कोई बदलाव, कोई मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो दूसरी चीज ना बदल जाए, ठीक है। चेंजिंग ए, अगर आप एक वेरिएबल ए में चेंज कर रहे हो तो वेरिएबल बी चेंज नहीं होना चाहिए। ये तो खराब बात हो जाएगी ना कि आपने पैसा, मान लीजिए आपके एक बैंक अकाउंट के अंदर आप ही के नाम से एक बैंक के अंदर आप ही के नाम से अकाउंट है, ठीक है, और आप मान लीजिए कि एक जॉइंट अकाउंट है और आप मान लीजिए कि आप बदलाव कर रहे हैं कि आप उसमें से पैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आपका एक जॉइंट अकाउंट है आपके नाम से और आपके पार्टनर के नाम से, तो आपने पैसे निकाले तो पैसे उस अकाउंट में चेंज हो गया, और एक आपका इंडिविजुअल अकाउंट भी है, तो क्या आपका जॉइंट अकाउंट में चेंज होने से आपको उस इंडिविजुअल अकाउंट पे भी रिफ्लेक्शन आना चाहिए क्या? नहीं ना। अगर आप मान लीजिए, एक एग्जाम्पल और देती हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, कि आप मान लीजिए आप रेडियो सुन रहे हैं, रेडियो में आप स्टेशन चेंज कर रहे हैं, मिर्ची से आप माय एफएम पे जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या वॉल्यूम चेंज होना चाहिए? नहीं। वैसे ही अगर आप वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं तो क्या स्टेशन चेंज होना चाहिए? नहीं। तो एक चीज को अगर हम मॉडिफाई कर रहे हैं तो दूसरी चीज अपने आप मॉडिफाई नहीं होनी चाहिए जब तक की जरूरत ना हो, क्योंकि अगर कोई चीज को मॉडिफाई होना होता है तो हम उसको वैसे भी लिंक कर देते हैं, ठीक है, तो वो मॉडिफाई हो जाती है प्रोग्रामिंग के अंदर। तो अगर कोई चीजें लिंक नहीं है, तो अगर हम ए चेंज कर रहे हैं तो बी बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन हमने ऑलरेडी बात की है। एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है कि हम कॉम्प्लेक्स डिटेल हाइड करते हैं यूजर से। तो इसी के लिए हम क्या बनाते हैं? हम बनाते हैं एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम बात करते हैं क्लासेस की। सो जैसा कि इस पीपीटी के अंदर आप देख ही रहे हैं कि there is always found that a substantial gap remaining between the abstract data structure and operations that characterize a solution to a problem. Okay? तो कॉम्प्लेक्स डिटेल्स का यूजर को कोई लेना देना नहीं है। अब प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं। देखिए भाई, अगर कोई भी एप्रोप्रिएट प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट नहीं होगा, लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगी, एफिशिएंट नहीं होगी, तो उसमें कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। अच्छी डिबगिंग कैपेबिलिटी नहीं होगी तो उसमें कोई भी काम करना पसंद नहीं करेगा। हम आगे बढ़ते हैं ईज ऑफ प्रोग्राम वेरिफिकेशन में, कि भाई एक प्रोग्राम अगर हमने एक जगह लिख दिया ना तो वो रीयूजेबल होना चाहिए। So a language that makes program verification difficult may be far more troublesome to use. तो सिमेंटेक्स जो होनी चाहिए, जो सिंटेक्स स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो बहुत ही प्राइमरी थिंग होती है। तो इट शुड बी वेरी मच सिंपल। ओके, तो ईज ऑफ प्रोग्राम वेरिफिकेशन शुड बी देयर, रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट शुड बी देयर। ऐसा ना हो कि एक बार लिख लिया फिर लिखना पड़े। यू शुड बी एबल टू रीयूज योर प्रोग्राम। So let's talk about portability of programs now. We have already talked about हम already बात कर चुके हैं portability के बारे में। portability क्या होती है कि हम प्रोग्राम लिखे तो एक मशीन पे, पर वो चले कहीं भी। मैं ये नहीं कह रही 100% मशीन्स पे चले, बट यस वो काफी मशीन्स पे चले। और जैसे हम जावा की बात करते हैं, जावा का तो खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट है, तो आप उसको कहीं भी लिख लीजिए और कहीं भी चला लीजिए, उसके पास खुद का रन टाइम एनवायरनमेंट है। तो बस आपको वो JRE डाउनलोड इंस्टॉल करने की जरूरत होती है और वो रन हो जाता है। तो पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? राइट वंस एंड यूज इट एनीवेयर। So programming language should be portable, means it should be easy to transfer a program for which they are developed to the other computer. So a program whose definition is independent of features of a particular machine forms can only support portability. For example, Fortran, C, C++ and Java. Now let's move on to the programming techniques. So we come to the last topic of the session, which is known as programming techniques. अब देखिए हर प्रोग्रामर की जो है ना अलग अलग पसंद होती है कि भाई मुझे तो ये प्रोग्रामिंग टेक्निक बहुत पसंद आती है, मुझे तो वो प्रोग्रामिंग टेक्निक्स पसंद आती हैं। तो एवरी प्रोग्रामर जो है डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स फॉलो कर सकता है। वन कैन चूज अ टेक्निक अकॉर्डिंग टू हिज और हर कंफर्ट लेवल। अब की बात करते हैं कितने तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो 4 तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फर्स्ट होती है अनस्ट्रक्चर्ड, दूसरी है प्रोसीजरल, तीसरी है मॉड्यूलर और चौथी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो होती है इट इज फॉर बिगिनर्स। ये बिल्कुल ही जो प्रोग्रामिंग शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों के लिए होती है। Programmers begin programming by making simple programs which consist of only the main method. अब क्या होता है?
प्रोग्रामर्स जो प्रोग्राम बनाना शुरू करते हैं, ऑल द स्टेटमेंट्स, ये जो भी कोड लिखने के लिए जरूरी होती है वो सारा मेन मेथड में कर देते हैं. तो इट यूजेस एंड मॉडिफाइज द डेटा ग्लोबली इन द प्रोग्राम्स. तो अनस्ट्रक्चर्ड का ड्रॉबैक क्या होता है, अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, सभी कुछ आप एक जो प्रोग्रामिंग का मेन मेथड होता है. अगर किसी को प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत भी नहीं आती उसे मैं बताती हूँ कि लैंग्वेज के अंदर एक मेन मेथड होता है जहां से एग्जीक्यूशन बिगिन होता है. तो जो लोग शुरुआती दौर में प्रोग्राम बनाते हैं वो सारा उस मेन मेथड में कर देते हैं, मॉड्यूल्स नहीं बनाते, फंक्शंस नहीं बनाते, रूटीन्स नहीं बनाते. इससे वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है. तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि जैसे जैसे प्रोग्राम का साइज इंक्रीज होता है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन, इट बिकम्स लाइक क्लमजी. एंड इफ द सेम कोड इज रिक्वायर्ड, अगर आपको कहीं और सेम कोड की जरूरत है तो आपको दोबारा लिखना पड़ेगा, रीयूजेबिलिटी नहीं होगी, आपको रीराइट ही करना पड़ेगा. सो टू ओवरकम द ड्रॉबैक्स हमने इंट्रोड्यूस मतलब प्रोसीजर प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की गई थी. अब हमने जब सी की बात करी थी तो हमने बोला था कि सी एक प्रोसीजर प्रोग्रामिंग. तो प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में हर टास्क के लिए एक नया प्रोसीजर क्रिएट होता है. सो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द मेन, ये प्रोसीजर जो होता है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड इन द मेन प्रोग्राम, उसको मेन प्रोग्राम में कॉल किया जाता है. दस अगर सेम कोड रिक्वायर्ड है कहीं और भी तो उसको रीराइट नहीं करते, उसको ओनली दैट फंक्शन नीड टू बी कॉल्ड. तो कोड बिल्कुल ही स्मॉल रहता है क्योंकि हम तो रीयूज कर ही रहे हैं ना, हम तो रीराइट नहीं कर रहे. तो रीराइटिंग नहीं है तो लेस लाइंस ऑफ कोड है, रीयूजेबिलिटी इंक्रीज है. चलिए हम बात करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की. तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग प्रोसीजर्स में क्या होता है, कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी होती है जिसको कि ग्रुप कर देते हैं टुगेदर एक सेपरेट मॉड्यूल के अंदर. सो दैट द प्रोग्राम नाउ इज नॉट अ सिंगल एंटिटी, इट इज कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल स्मॉलर मॉड्यूल्स. तो इसके अंदर क्या होता है, टू इनेबल यूसेज ऑफ दिस जनरल प्रोसीजर्स और ग्रुप ऑफ प्रोसीजर्स इन अदर प्रोग्राम्स, दे मस्ट बी सेपरेटली अवेलेबल. For that reason, modular programming allows grouping of procedures into modules. Now let's talk about object oriented programming. Already हमने जावा में, C++ में, पाइथन में और खुद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का इंट्रोडक्शन देते हुए काफी बात कर ली है. फिर भी टू सम अप दिस सेशन हम बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होती है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करती है, जिसको कि कहते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोड होता है. ठीक है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. तो इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम इज स्कैटर्ड अराउंड इन द ऑब्जेक्ट्स एंड द मेन मेथड ओनली कलेक्ट्स दीज ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पे क्या होता है ना, डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है प्रोसीजर से ज्यादा. डेटा को, क्योंकि सिक्योरिटी मेन फीचर होता है ना, डेटा को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है ताकि डेटा सिक्योर रहे. और जैसा कि आपको पता ही है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो कौन सा फीचर यूज करती है, बॉटम अप अप्रोच. कौन सी अप्रोच यूज करती है, बॉटम अप अप्रोच. तो ये तो बात थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की. तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि इस टॉपिक के अंदर सारे ही एस्पेक्ट्स कवर किए गए हैं आपके सिलेबस के, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के. तो मैं समझती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि क्या बेसिक्स है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप इस एग्जाम में श्योर सक्सेस चाहते हैं, फॉर श्योर सक्सेस इन दिस एग्जाम, प्लीज फॉलो दिस एंटायर टेस्ट सीरीज लिंक. And I'll be very thankful to you if you'll watch this video. So thank you so much as we come to the end of this presentation. Thank you.